Hello players, welcome to the another episode of Gun and Glory by Stanley। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर एपिसोड में हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। एक अच्छे शूटर बनने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे आप पुराने लोगों से जब मिलते हैं, पुराने शूटर्स से जब मिलते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो आपको उससे बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। इसी को लेके इस बार हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम एक वेटरन शूटर मिस्टर GL यादव जी से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ हैं आज एक वेटरन शूटर जिनका नाम है मिस्टर GL यादव। ये एक एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, जो कि 10th एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, जो कि 1986 में साउथ कोरिया में हुआ था। तो आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने पूछते हैं। सर, आप थोड़ा बताइएगा कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, आपने कैसे स्टार्टअप किया, कैसे कैसे आप आगे बढ़े इस गेम में। नमस्ते सभी दर्शकों को, मेरे प्यारे शूटर्स। मैं 79 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे राइफल मिली, उससे मैंने जिस प्रकार से आर्मी में सिखाया जाता है वैसे राइफल से फायर किया। तो राइफल फायर करने पर मेरा ग्रुप 2.5 सेंटीमीटर में बन गया फर्स्ट टाइम में, जबकि मेरे परिवार में कोई शूटर नहीं, कोई राइफल का नहीं था। मैं एक किसान का बेटा हूँ, हल चलाने वाला हूँ। मैं इंडियन आर्मी के अंदर जाके इंडियन आर्मी ने मुझे, उनकी जो शूटिंग टीम होती है रेजिमेंट की, मेरी ट्रेनिंग महार रेजिमेंट सेंटर सागर में हुई है। वहाँ से उन्होंने मुझे इंडियन आर्मी का जो कंपटीशन होता है बहुत लार्ज लेवल पर, जिसको बोलते हैं आर्मी राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से हम नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बाद में पार्टिसिपेट किया। वो 1982 के अंदर मऊ के अंदर हुआ था। उसमें मैं 2 मैच खेले, एक में मैं सेकंड था, एक में मैं गोल्ड मेडल लिया था। उस गोल्ड मेडल का जो हमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ KV कृष्णा राव जी थे, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। 82 से मैं आर्मी शूटिंग टीम, जिसका पहले नाम मऊ के अंदर ये था, अभी आर्मी मार्क्समैन यूनिट है, उन्होंने मुझे उस टीम के अंदर सिलेक्शन कर लिया। आर्मी मार्क्समैन यूनिट इंडियन आर्मी की तरफ से एक टीम बनकर नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करती है। मेरा पहला नेशनल 26वां नेशनल 1983 पालघाट केरला के अंदर हुआ था, जिसमें मेरे को एक सिल्वर मेडल मिला फर्स्ट टाइम। फिर 84 में मऊ के अंदर हुआ, वहाँ 4 गोल्ड थे। इस प्रकार से मैं 82 से लेके और 96 तक नेशनल खेले कंटिन्यू आर्मी में रहते रहते, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने मेडल हैं। आप थोड़ा बताएंगे इसमें कि आपके गोल्ड मेडल कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज मेडल टोटल कितने हैं। नेशनल लेवल के मेरे गोल्ड मेडल हैं 78 और सिल्वर हैं 43 और ब्रॉन्ज 13 और 3 नेशनल रिकॉर्ड मेरे नाम से हुए थे, जो अभी हमारे आने वाले यंग शूटरों ने उसको बीट कर दिया। मैं पहला इंटरनेशनल मेरा जो एशियन गेम्स 86 में कोरिया के अंदर हुआ था, उसके सिलेक्शन ट्रायलों में मैं कंटिन्यू 84 से लेके और 94 तक इस जवाहरलाल स्टेडियम में ही नेशनल राइफल एसोसिएशन ट्रेनिंग के लिए बुलाती थी, वहाँ से ही हमारी तैयारी होती थी। सर, एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि आपका इवेंट कौन कौन से थे। मेरा इवेंट 50 मीटर .22 3 पोजिशन, 50 मीटर .22 ब्रॉन पोजिशन और 10 मीटर एयर गन। मेरे 5 इवेंट थे। 4 तो इवेंट थे 50 मीटर के और एक एयर राइफल का।
और आपने जो एशियन गेम्स में जो आपने जीता मेडल, वो किस में जीता है आपने? मैं वो 3 पोजीशन में जीता। 3 पोजीशन में जीता आपने, 50 मीटर्स 3 पोजीशन में आपने। 50 मीटर 3 ओके पोजीशन ओके में ओके वो। ओके। मैं आपसे सर नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि आपको जो ये अचीवमेंट आपने हासिल किया, इसके लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी? हाँ, ये शूटर्स के लिए एक बहुत अच्छा सवाल होगा। बिल्कुल ये आपने सही फरमाया। एक शूटिंग पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक सब्जेक्ट है। शूटिंग इज साइंस। शूटिंग जब हम करते हैं, हमारा कोच हमें बताता है कैसे करना है। कोच यही बता सकता है कि लेफ्ट कैसे जा रही, राइट कैसे जा रही है, उसको क्या करना। पूरा ध्यान फंडामेंटल शूटर का होता है कि उसको उस फोरसाइट कैसे देख रहा है, टारगेट को कैसे कर रहा है, कितने ब्रीदिंग कंट्रोल के बाद में वो ट्रिगर दबाता है। तो शूटिंग स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं अपनी मेहनत शेयर करना चाहूँगा कि मेरा नीलिंग का जब मैच होता था, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी सभी शूटर उस दिन देखते थे कि घीसालाल यादव का 3 पोजीशन कब है, क्योंकि नीलिंग मेरा प्रोन से भी बेस्ट होता था। मैं 400 में से 397 पॉइंट नीलिंग में मारे। और नीलिंग मेरा बेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैं 3-3 घंटे तक मेरे रूम के अंदर नीलिंग पोजीशन में बैठा रहता था। उस टाइम पे व्हाट्सएप तो चला नहीं सकते थे, हम लोग लेटर लिखते रहते थे या अपनी थ्योरी लिखते रहते थे या शूटिंग के बारे में प्रैक्टिस करते रहते थे। ऐसे हमें 3-3 घंटे तक नीलिंग पोजीशन में बैठा। तो नीलिंग पोजीशन में शूटर क्या है कि स्टैंडिंग में खड़ा रहता है तो उसकी हो जाती, प्रोन में लेट जाता है तो वो प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन नीलिंग में शूटर बैठता नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता। तो मैं नीलिंग में रात को बैठता था, उससे मेरा नीलिंग है। तो इस शूटिंग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 1 घंटे का मैच हो तो आपको 3 घंटे की स्टेमिना चाहिए उसके मैच करने के लिए। इसलिए मेरा शूटिंग नीलिंग का अच्छा होता था और मैं 3 पोजीशन भी अच्छा किया। मेरे कई रिकॉर्ड बनाए मैंने मेरे समय में। जब आप सर खेलने गए थे एशियन गेम्स में, तो उसकी कोई यादें? एशियन गेम्स में जब कैसा आपका कॉम्पिटिशन आगे आगे बढ़ा और हाँ, कैसे कैसे आपने शॉट्स लिए? जब 1986 का 85 का नेशनल गेम हुआ था, नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम 2 हुए थे, उसके अंदर हमें टॉप 8 को लिया था। फिर ट्रायलें करते करते टॉप 3 रहे। मेरी ट्रायल तो मेरे पास शूटिंग रेंज पे, जहाँ अभी फिलहाल जो रेंज है उसके ऊपर होती थी, करनी सिंह पे। उस टाइम पे हमारे को अम्यूनिशन की भी शॉर्टेज होती थी, वेपन्स भी इतने अच्छे नहीं थे और इक्विपमेंटों की भी बहुत कमी थी। जिस प्रकार से उस कंडीशन के अंदर हम जब प्रैक्टिस करते थे, तो एशियन गेम्स की ट्रायलें हो रही थी और मेरा उस टाइम में, अभी सभी सुनने वाले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से सुने कि ट्रायल के दौरान मेरे को कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी परिस्थितियों से शूटर को गुजरता है और वो उनको अचीव करके, मतलब उन कठिनाइयों को पार करके जाता है तो उसको ज़रूर सफलता मिलता है। मेरा 3 पोजीशन का ट्रायल था और 2 दिन पहले ही मेरे हिप के अंदर फोड़ा हो गया था इतना मोटा, जिससे कि मैं चलने मेरे को मुश्किल हो रही थी, लेकिन ट्रायल थी, ट्रायल मेरे को देना जरूरी था। अगर मैं ये कहता कि मैं सिक हो गया, भाई बीमार हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ ट्रायल, तो हो सकता मैं नहीं जाता, मेरी जगह दूसरा जाता। लेकिन मैं ऐसा सुनहरा मौका नहीं खोना चाहता था, क्योंकि मैं आर्मी का बंदा था, डेडिकेट था। आर्मी में जो ट्रेनिंग मिलती है वो इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है, उसमें चाहे हमारा शरीर भी कट जाए तो भी हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो मैं वही फॉलो किया और स्टैंडिंग पोजीशन कर लिया, प्रोन कर लिया, तब तक मुझे नहीं। जैसे मैं नीलिंग में बैठा, नीलिंग में एडी का हिल दोनों हिप के बीच में लगता है और वहां ही वो फोड़ा था। जैसे मैं बैठा, इतना मेरे दर्द हुआ, फिर आंसू आने लगे, अब किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। मैच हो रहा है, मैंने उल्टी गिनती शुरू की, अपना ध्यान डाइवर्ट किया कि दर्द ना हो, उल्टी गिनती की। मैंने वेपन्स को देखा, ये क्या, मैं स्टार्ट कर दिया। मैंने 40 शॉट का नीलिंग का था, जिसमें 36 शॉट मैंने कंटिन्यू चलाए और उस टाइम मैंने ये देख लिया मैं क्वालिफाई हो गया। अगर ये 4 शॉट मेरे वाशआउट भी हो जाएं तो भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ऐसे उठा और वापस बैठा नहीं गया, फोड़ा फूट चुका था। उसका जख्म हो गया था इतना मोटा।
फिर मैंने 4 शॉट किए, मेरे 10 मिनट लगे, लेकिन वो भी मेरे ठीक गए। एक शॉट 8 में गया, जबकि 9 में 8 में जाने का मतलब ही नहीं है। और मैं एशियन गेम्स के लिए इतनी कठिनाइयाँ होते हुए ट्रायल दी, और आज मैं देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स में, और जैसे आप बाहर भी खेल के आए, जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं, उसमें आपको क्या लगता है हमारी ट्रेनिंग में और उनकी ट्रेनिंग में? अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन उस समय उस समय बहुत टाइम पहले की बात है, जब खेलने गए थे, उसमें यहाँ की ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग में क्या फर्क होता था, या वेपन्स में क्या फर्क होता था? वेपन से, इक्विपमेंट से और ट्रेनिंग में बहुत अंतर था। वो हमारे से 20 साल वैसे भी एडवांस थे। मैं अपना बताता हूँ, मेरा जापान के शूटर से प्रैक्टिस के दौरान कोरिया में, मैं 10 दिन पहले हमारी टीम पहले पहुंच गई थी, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान एक जापान का शूटर मेरे पास आया और मेरा जो शूटिंग इक्विपमेंट देखा। अभी इंडिया में शूटिंग इक्विपमेंट्स, वेपन्स, एम्युनिशन की कोई कमी नहीं है, रेंजेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस दौरान हमारे पास में, हम प्रैक्टिस में भी एक वेपन पे 4-4 शूटर प्रैक्टिस करते थे। और उससे निकल कर जब मैं गया, मेरे पास इंडिविजुअल वेपन जब मिला, मैं जब कोरिया गया, तो जापान के शूटर ने मेरे से पूछा, मेरी जो शूटिंग जैकेट थी वो नॉर्मल एक बैग सीलने वाले से बनाई थी, बाहर की जैकेट देख के, क्योंकि बाहर इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। लेदर की जैकेट, लेदर के शूज, ये नहीं होता, हमने कैनवास का ही बनाकर लेके गए। तो जापान के शूटर ने मुझे पूछा कि आपका ये जो शूटिंग इक्विपमेंट है, इसको एशियन गेम खेलने आए, आप अपना समय और देश का पैसा बर्बाद करने आए हो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को, मेरे पास तो यही है। उन्होंने कहा कि मैं 3 पोजीशन का शूटर हूँ, प्रोन का ये है, नीलिंग का ये है, स्टैंडिंग का ये है। आप मेरे ऑल इन 3, मेरा तीनों एक से ही करता हूँ। तो मुझे लगा कि वेपन, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दिया, हमारी जिस परिस्थिति में हमें जो ट्रेनिंग मिली, जैसे इक्विपमेंट है, हम वहां जाकर अपना स्कोर दिखाना है। कभी भी शूटर्स को मेडल के लिए नहीं जाना, शूटर से अपनी प्रैक्टिस में जितना स्कोर कर रहे हैं उससे बेस्ट करके आए तो उसका गोल्ड मेडल है। तो मैंने कहा, मैं जितने में हम इक्विपमेंट है उतने में हम लोग अच्छा ही करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान वो देखता था मेरा प्रोन में, नीलिंग में मेरी 10-10 लगती थी वो। और जब मुझे मेडल मिला और उनका कोई पोजीशन नहीं पड़ा उस शूटर का, तो वो आके मुझे कहता है कि इसमें मैजिक है, कोई ना कोई जादू है, जो ऐसी शूटिंग जैकेट से आप प्रैक्टिस करके और मेडल जीता। मेरा हैंड ग्लोव की पोजीशन ये थी कि यहाँ से चमड़ी लगा रखी थी। हमें ये नहीं पता था थिकनेस 12 mm होती है, कभी यहाँ इंडिया में हमने देखा ही नहीं। जब इंटरनेशनल में मेरा ग्लव रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने बड़ी मुश्किल से करके और उसको फाइल कर करके 1 mm घसा, तो चमड़ी दिखने लग गई। लेकिन उसी ग्लव से फटे हुए से हम किया। आज एक शूटर के पास 10 ग्लव है। सही है। और इक्विपमेंट अच्छा है। आज के टाइम पे जो इंडिया की जो शूटिंग टीम है, हमारे एशिया महाद्वीप से सबसे बड़ी टीम और सबसे लार्जेस्ट टीम है, जो कि अभी अच्छे कर रही है। पहले हमारे पास में अम्युनिशन, हथियार की कमी होती थी, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब इंपोर्ट करने में भी मदद मिल रही है। तो आपने जो अंतर पूछा, उसका मैं उदाहरण देता हूँ कि हमने एशियन गेम्स खत्म हुआ, हम वहाँ से इक्विपमेंट्स, वेपन उठाए और दूसरे दिन हम गए रेंज पे लेने के लिए, तो देखा कि कोरियन टीम जो हमारे साथ खेल रही थी वो प्रैक्टिस कर रही थी। मैं कहा, आप अभी एक शूटर से मैंने बात किया कि आप तो कंपटीशन में जा रहे, गोल्ड मेडल जीता, अभी प्रैक्टिस, नेक्स्ट टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमारे में और जो बाहर के शूटर्स में ये फर्क आ रहा है। हाँ, जैसे हम लोग ये देखा, मैंने मेडल ले लिया, अभी बाद में देखेंगे, फिर अब देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर लेकिन हमारे भी अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मेडल लाकर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो चीज हमारे अंदर आ गई, इसलिए अभी हमारा स्तर शूटिंग का बहुत अच्छा है, और मैं कहूँगा कि इससे भी बेटर होगा। सर, शूटिंग ने आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए? शूटिंग लाइफ में मैं कह रहा हूँ कि मैं एक किसान का बेटा था, इंडियन आर्मी में गया, और जब मेरे को शूटिंग स्पोर्ट्स में गया तो मुझे ये लगा कि यार, मैं इतनी बड़ी डिग्नेसीज ही आ रहे हैं, इतने बड़े शूटर्स हैं। राजा महाराजाओं का ही गेम था, हमारे राजस्थान में ये गेम राजा महाराजा ही खेलते थे। महाराजा कर्णी सिंह जी, बीकानेर के, कोटा के भीम सिंह जी, जोधपुर के मान सिंह जी। तो
अपने आप को कभी भी शूटर्स ये नहीं समझे, जिस पोजीशन में आप कर रहे हो आप बेस्ट से बेस्ट हो। और मेरे चेंजेस इतने आए कि मैं मेरे जो पीस माइंड से, मेरे को अमेरिका के एक कोच ने 6 महीने ट्रेनिंग दी थी कि हम कितना भी परिस्थिति से कितना अपना दिमाग को कभी भी शूटर खराब ना करे। कई बार क्या होता है, शॉट फायर होगा, गलत शॉट लगा, और अब तो शूटर करते नहीं, पहले तो कहता हट ऐसे करते थे। तो शूटिंग में 1 शॉट 1 मैच है। आप 60 शॉट का फायर करें तो 60 मैच हैं आपके। एक शॉट आपका 10 लग गया, बेस्ट एक मैच हो गया। अगर एक शॉट गलत लगा तो उसके पीछे आप अपना दिमाग ना खराब करें, क्योंकि वो मैच ही खत्म हो गया। दूसरे मैच के लिए आपको सोचना, दूसरे पे अगर वो उसमें कुछ एक नेगेटिव पॉइंट के शूटर मैंने देखा कि वो करते हैं कि धक मेरा गलत लग गया, ये होगा, और वो अपना दिमाग खराब करते हैं। तो कभी भी मैं सभी शूटर्स को कहेंगे 1 शॉट 1 मैच, ये करके हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब एक आध शॉट गलत लगता है शूटर्स का तो वो अपना पूरा मैच ही खराब कर लेते हैं, उनका पूरा कंपटीशन खराब हो जाता है। ये मैंने देखा है बहुत बार, और ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। शूटिंग के दौरान हमारे मैच प्रेशर, हर शूटर के मैच प्रेशर आता है। वर्ल्ड चैंपियन को भी आता है, उसका भी राइफल मूवमेंट करता है, लेकिन उसका जितना प्रैक्टिस का दायरे में मोमेंट कम किया उतने में वो रहेगा, उस मोमेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो पेशेंस रखना शूटर्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपना पेशेंस रखे और मैच खेले। सर, शूटिंग से और क्या क्या फायदे हैं? मतलब गवर्नमेंट हमको क्या क्या स्कीम्स हैं ऐसे शूटिंग से कि हमको कुछ आगे रोजगार मिल रहा है या ऐसा कुछ, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? शूटिंग से रोजगार भी अभी मिल रहा है, पर मैंने शूटिंग से एक ये बहुत बड़ा फायदा है बच्चे को कि उसका जो दिमाग है वो बाकी गेमों से अलग, शूटिंग गेम अलग है। तो एक उसकी सेल्फ इमेज अलग होती है। उसका हमारे 3 किस्म के वो हैं, एक छोटा माइंड, एक बड़ा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सेल्फ इमेज। तो शूटिंग एक स्पोर्ट्स ऐसा है, इसमें अपनी एक सेल्फ इमेज लेके शूटर चलता है। उसका रहने का, चलने का, बात करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो शूटिंग में हमारे कोच कहते हैं शूटिंग इज साइंस है, इसमें आप जितनी खोज करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इस प्रकार से शूटिंग स्पोर्ट्स में का जो स्पोर्ट्समैन और बाकी अदर स्पोर्ट्समैन में बहुत फर्क है। जैसे आपने एशियन में जो ब्रॉन्ज जीता, इससे गवर्नमेंट की तरफ से उससे कुछ, उसमें कुछ मदद मिली उसके बाद आपको? हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं कैश था? मनी का कुछ अच्छा, ऐसा कैश था मनी नहीं। का ऐसा कुछ नहीं था। और अच्छा, अब भी जो, हाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि शूटिंग स्पोर्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, मैं जो 12th से नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो नेशनल में मेडल ले लेते हैं तो उनको अच्छी कॉलेज में 10%, 5%, 3% का वेटेज मिलता है। पढ़ाई में वो अच्छी कॉलेज में जा सकता है। अच्छे आप मेडल ला रहे हो एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक में ला रहे हो, तो कई कंपनियां हैं जो आपको हायर करती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, नौकरी भी है, सब है। और मैं अपने लिए कहूँगा कि मैंने जो मेडल लिया और इतना किया, मुझे भी काफ़ी बेनिफिट में राजस्थान सरकार ने मुझे 10% आरक्षित दर से जयपुर में 275 वर्ग गज का प्लाट दिया। अच्छा, उसके बाद में 25 बीघा ज़मीन दी। इसके बाद में मुझे महाराणा प्रताप अवार्ड से राजस्थान सरकार ने नवाजा। और स्पोर्ट्स कोटे में जो आज मुझे बिजनेस मिला, मेरा छोटा सा ही परिचय है कि मैं पहले हल चलाता था, बाद में बंदूक चलाई, अभी कलम चला रहा हूँ। कि मैं किसान का बेटा था, हल चलाता था, आर्मी में गया, बंदूक चलाई, और अभी जो बिजनेस मेरे को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिया, भारत सरकार ने दिया स्पोर्ट्स खिलाड़ी कोटे में, तो आज मेरे पास में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जो भीलवाड़ा जिले के अंदर गुलाबपुरा में मैं 99 से ये कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि शूटिंग में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा कि शूटर को अपना स्टार्टअप कैसे करना चाहिए? शूटिंग में शूटर्स को जैसे हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब हम ज़्यादा हार्ड करेंगे तो हमारे बाजू में सीलिंग बनती है, पिस्टल हाथ में रहता है, तो उससे हमारे मसल्स में जंप होने लग जाता है। तो उसको योगा और नॉर्मल एक्सरसाइज वो ज़रूर करे। और मैं एक शूटर्स को एडवाइज और दूंगा कि आपको एकाग्रता रखने के लिए आप
त्राटक क्रिया जरूर करें। त्राटक क्रिया का मतलब ये होता है कि रात को डार्क अंधेरे कमरे में और एक कैंडल लेके अपने आंखों से 1 मीटर दूर कैंडल की लो को कंटिन्यू आप खुली आंखों से देखें और 5 मिनट 3 मिनट तक उसको देखते रहेंगे तो आपके आंसू भी आएंगे। लेकिन ऐसी ये त्राटक क्रिया ये है कि जो शूटर को क्या एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको फोकस कर रहा है, उसको टारगेट पे जब देख रहा है, साइड पिक्चर देख रहा है तो कंटिन्यू देखनी पड़ती है। तो एक ये है। दूसरा प्रैक्टिस। कुछ मैं देखे कि नए लड़के आते हैं, आए और राइफल खोली और कोच भी कई बार कहता है भाई ड्राइव प्रैक्टिस करो, लेकिन आते ही वो राइफल उठाते हैं और रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन शूटर्स को यही एडवाइस दूंगा कि आप एक मैच आप प्रैक्टिस का करते हैं तो आपके पास 2 मैच का ड्राइव प्रैक्टिस के द्वारा करें। हमारे टाइम था हम 5 शॉट से पूरा 120 गोलियों का मैच कर लेते थे, क्योंकि एक शॉट चलाना 10 ड्राइव करना, एक शॉट चलाना 10 ड्राइव करना उससे। और ड्राइव में खाली सब कुछ यही है कि लाइफ उसका वो नहीं है, राउंड नहीं है, बाकी सब एक जैसे ही करना है, तो उससे उसको और बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने वाले लड़कों को यही मेरा एडवाइस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव प्रैक्टिस करके और मैच जाने से पहले भी 15 मिनट वो ड्राइव प्रैक्टिस करें, फिर वो मैच खेलें। और इसके अलावा जैसे कई शूटर्स का वो रहता है कि ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मैच में कोई कमी हो गई। पिस्टल शूटर्स है, उनके एक माल फंक्शन हो गया। अभी मैं लेटेस्ट ही नेशनल का देख रहा था, मेरी डॉटर अच्छा कर रही थी, उसका एक माल फंक्शन होगा। अब उसका एक दिमाग यही था कि मेरा दूसरा माल फंक्शन नहीं हो जाए, और उसी पे वो बार बार हम लोग शूटर्स का जाता है। लेकिन ये हमें छोड़ना पड़ेगा, ये हमें योगा के द्वारा या अपने फंडामेंटल के द्वारा उसको ऐसा स्टडी करें कि वो हो ही नहीं। अब वो देख रही कि मेरा एक माल फंक्शन और हो गया तो मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरा तो मैच तो बिल्कुल खराब होगा। तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आप फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते मैच में। कर नहीं पाते हैं। तो मेरा यही एडवाइस है कि उसको भूलें और आगे का ध्यान दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात बताई सर ने। इसको सब शूटर्स या जो भी प्लेयर्स हैं या फिर अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। योगा और ड्राइव प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है एक प्रॉपर शूटिंग के लिए, एक प्रॉपर शूटर बनने के लिए। आपके पास में जरूरी नहीं कि वेपन और इक्विपमेंट ही हो। आप हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे, हम सोते सोते भी करते थे। हमने सो रहे हैं, आंख बंद कर लिया, मैंने कहा मैं रेंज पे गया, मैंने राइफल किया, राइफल को ज्वाइन किया, टारगेट लगाया, उसके बाद में मैंने इक्विपमेंट पहना, सीलिंग लगाई, उसके बाद में मैंने आंखें बंद करके, आप सोच रहे हो, राइफल में बुलेट डाला, कंधे के लगाया, साइड पिक्चर, साइड अलाइनमेंट, ट्रिगर ऑपरेशन, ब्रीदिंग कंट्रोल, ट्रिगर ऑपरेशन, फायर। ये सोते सोते भी आप मेंटली भी जितना आप करोगे उतना ही आप फिजिकल में चले जाओगे। तो हमें अमेरिका कोच बोलता है कि आप शूटिंग सोते सोते भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सर वहाँ तो इक्विपमेंट ही नहीं। तो वो मेरे को जब से मेरे को ऐसा लगा कि मैं उसको बस एक रिदम बना दिया मैंने। जैसे मैं 82 एशियन गेम्स हमारे हुए दिल्ली में, उसमें देखा कि लोगों के इंडिया लिखा हुआ, जापान लिखा हुआ। मैंने पूछा ये क्या है, कि ये इंटरनेशनल खेल था वो। तो 4 साल मेरे पास था, तो मैंने एक धुन बना ली कि वो फोकस कर लिया कि मेरे को एशियन गेम में जाना ही है। तो आपको लक्ष्य जरूर निर्धारित करना पड़ेगा। तो मैं हर टाइम मेरी डायरी पे भी मैं इंडिया लिखने लगा, हाथ पे भी इंडिया लिखता था। मेरे एक दिमाग में बैठ गया कि मेरे को इंडिया पीठ पे लिखाना ही है। तो ऐसा असंभव नहीं है जो आज हमारे लड़के खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे लड़के जा रहे हैं जो अंडर-20 के अंदर, पहले विदेशों के अंडर-20 में ओलंपिक चैंपियन हो जाते थे, हम 20 से शुरू करते थे। अब तो हमारे बच्चे भी अंडर-20 ओलंपिक खेल के आगे हैं, मेडल भी लाए हैं, जैसे 2-2 3-3 मेडल लाए हैं। वो मनु भाकर ले आई है, कितना वो अपना आपको किया है। तो हमारा इंडिया का शूटिंग बहुत अच्छा होगा और आगे भी ज़्यादा अच्छा होगा। सर जैसे आपने बताया था कि ये राजा महाराजाओं का गेम है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप भी राजस्थान से खेलते थे, तो राजस्थान में अभी सबसे ज़्यादा शूटर्स आ रहे हैं, तो ये एकदम से ये इतने शूटर्स कैसे निकल के आए राजस्थान में? आपने सही फरमाया कि 1988 से पहले राजा महाराजा ही पार्टिसिपेट करते थे इस गेम में। राजस्थान की में आप बात कर रहे हो तो
और आम जो शूटर्स था वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जो शूटर्स थे वो राजस्थान से अपनी अपनी फोर्स का पार्टिसिपेट कर, जैसे मैं इंडियन आर्मी से करता था लेकिन मैं राजस्थान का हूँ, जयपुर से। तो जब ये देखा कि मैं 96 में मैंने रिटायर हुआ आर्मी से, वॉलंटियरी आ गया, मुझे बड़ी बड़ी कंपनियां, दिल्ली पुलिस भी ले रही थी और भी ले रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैंने नौकरी कर ली है और शूटिंग भी और करूंगा और मैं अपने राज्य में शूटिंग का स्टैंडर्ड अप करना चाहता हूँ। तो हम 1 सितंबर 1997 को स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में एक छोटा सा रेंज 10 मीटर लाइन का बनाया। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे YK सिंह जी थे, जो रिटायर IAS ऑफिसर, उनसे हमने निवेदन किया कि सर शूटिंग रेंज के लिए 10 मीटर का है, तो एक खंडर नुमा हमें दिया। ये राजस्थान के अगर शूटर्स पुराने हैं, शेखर है जो अभी और पुराने शूटर्स वो सब जानते हैं, उस रेंज से हमने एयर राइफल का ब्रेक बैरल से शुरू किया। और फर्स्ट टाइम मैं विषम कॉटन स्कूल में टीम लेके गया वहाँ पर शिमला। वहाँ एक बच्चे ने हमारा सिल्वर मेडल ले लिया। जैसे ही मैं आया तो सरकार ने मुझे 10 लाख रुपए और देकर इस रेंज को बनाया। ऐसे करते करते राजस्थान से शूटर्स आने लगे। फिर इसका इतना अच्छा डेवलप हुआ कि 2008 के अंदर भाजपा सरकार, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उन्होंने ये जो जगपुरा में आज रेंज देखने जा रहे हो, ओएसएस शूटिंग रेंज जगपुरा में बनाया गया और वो इंटरनेशनल लेवल का रेंज बना है। इससे अभी जगह जगह हमारे जो स्टूडेंट थे वो एकेडमियां भी खोल रही हैं, 10 मीटर का वेपन्स भी आगे हैं और आज इस लार्ज लेवल पे हैं कि हमें बाकी स्टेटों से काफ़ी ऊपर आगे। जबकि मैं नेशनल में देखता था राजस्थान का कोई भी शूटर 88 से पहले कोई भी शूटर पार्टिसिपेंट नहीं होता था। राजा महाराजा ही करते थे, भीम सिंह जी करते थे, करनी सिंह जी करते थे। और ये अभी राजस्थान की शूटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा चल रहा है। मैं खुद ने 18 जगह शूटिंग रेंज बनाया है। अभी मैं 1 महीने पहले ही पुलिस एकेडमी के अंदर यहाँ पर भीलवाड़ा में भी 10 फायरिंग पॉइंट का शूटिंग रेंज बनाया। आपने बनवाया? हाँ। तो सर आप अभी शूटिंग करते हैं? मैं अभी शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियल ड्यूटी करता हूँ। मैं बी ग्रेड जज एंड जूरी हूँ। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन कभी कोचिंग के लिए बुलाती है तो जाते हैं, बाकी स्टेटों के चैंपियनशिप वगैरह होती है उसमें मैं जूरी के लिए जाता हूँ। बाकी मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे शूटर्स से काफ़ी मात्रा में मेरे पास यहाँ आकर भी मेंटली ट्रेनिंग भी और फिजिकली भी गुलापरा में ही लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं शूटिंग से जुड़ा रहूँगा, जुड़ा हूँ। सर जैसे एक राइफल लेते हैं या फिर एक शॉटगन लेते हैं, जो भी फायर आर्म होता है इसके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने नियम तो बहुत सारे बनाए हैं और काफ़ी कुछ गैजेट, जो भारत का गैजेट नोट है, राज्य पत्र जो भारत का है, उसमें काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ को देखा अनदेखा किया जाता है। उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? बिल्कुल सही है। मैं खुद, मेरी बेटी का, प्रियंका यादव का लाइसेंस भीलवाड़ा में अप्लाई किया, मेरे को 1.5 साल लगी। एक तो कुछ एक सर्कुलरों की, कुछ एक गाइडलाइनों की, कई जयपुर जिला के ऊपर बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाता है, वहाँ गाइडलाइन जल्दी मिल जाती है। हमारे भीलवाड़ा में मुझे 1.5 साल लगा। फिर मैंने उनको कहा कि 62 डेज के अंदर इंक्वायरी करके जो रिनोव शॉर्ट शूटर हैं उनको लाइसेंस मिल जाना चाहिए, लेकिन शूटर्स और पेरेंट्स से इतने चक्कर काटते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मेरा यही सुझाव है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा सर्कुलर निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट की शूटर का अप्लाई किया, उसकी इंक्वायरी करके 2 महीने के अंदर अंदर अगर लाइसेंस वो दे दे तो वो अपना वेपन्स मंगा के और अच्छी प्रैक्टिस कर सकता। ये जरूरी नहीं कि उसमें से भी कोई ओलंपिक चैंपियन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी सी कमी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर गाइडलाइनें कम हैं। तो इसका मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी ऐसा सर्कुलर उनके पास में पहुँचे और उनको हिदायत दी जाए, और अगर शूटर उसकी कंप्लेन करे कि कोई नहीं कर रहा तो उस पर जो भी उच्च अधिकारी उसको एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे शूटर्स को जल्दी से वेपन्स का वो लाइसेंस मिल जाएगा और हम जल्दी वेपन इंपोर्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे शूटर्स भी आपके बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। सर जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को इतना डिले कर देती है किसी शूटर्स का लाइसेंस बनाने में, किसी को एक्स्ट्रा वेपन चाहिए उसके लिए, तो ये जो डिले हो जाता है तो शूटर्स पे कितना फर्क पड़ता है इस चीज़ का?
ये आपने सही फरमाया, इतना फर्क पड़ता है, प्रैक्टिकल हुआ मेरे साथ में तो, कि शूटर तैयारी करता है और उसका रेनॉल्ड शॉट भी आ जाता है और वो अप्लाई करता है। एक तो वेपन्स आने में भी देरी होती है और दूसरा लाइसेंस मिलने में भी। तो इसका अब जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इक्विपमेंट वो आज ही सोचेगा कि मेरे को कल फुटबॉल खेलना है तो वो शाम को इक्विपमेंट लेके आ जाएगा। एक सुविधा है उन गेम के लिए, लेकिन हमारे लिए सुविधा ऐसी है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन हम उसके काबिल भी हो जाते हैं। और ये रहता है कि मेरा वेपन इस तारीख तक आ जाएगा तो मैं अभी 4 महीने पड़े नेशनल के, अच्छी तैयारी करके मैं नेशनल में मेडल मारूंगा। पता चलता है कि लाइसेंस नहीं मिला, पता चलता है कि इंपोर्ट लाइसेंस मिलने में टाइम लग गया, तो उसमें थोड़ा सुधार लाया जाए तो उसका जो 6 महीने का या 3 महीने का जो गैप उसके पास रहता, वो ऐसा हम एक बहुत बड़ा शूटर से जो मेडल लाने वाला भी खो सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि शूटर्स जैसे ही अप्लाई करे उसको वेपन्स की और लाइसेंस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करे, तो वो अपना फंडामेंटल को सही रखते हुए आगे और वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। वो अगर उसको टाइम पर वेपन्स ये मिल जाए तो ऐसा सरकार एक रूलिंग निकालना चाहिए सरकार को हाँ। कि टाइम से जो भी आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे हम कलेक्टर भी बोलते हैं, उनको एक सर्कुलर ऐसा मिले कि भाई अगर वो रेनाउंड शॉट का सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनका लाइसेंस उनको बन के मिले, जिससे कि वो अपना शूटिंग जो करियर है फर्दर आगे बढ़ा सके।